वंदना रजनी को घूरते हुए कहती है, मैंने सब कुछ देख लिया, अब मैं ये सबको बता दूंगी। वंदना को वहां पर देखकर रजनी की बोलती बंद हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वंदना वहां पर अचानक से कहां से आ गई थी। रजनी मन ही मन सोचती है कि पागल कहां से टपक पड़ी, इसे तो जानकी भाभी ने दवाई दी थी ना, फिर उस हिसाब से तो इसे अभी तक सो जाना चाहिए। जरूर इस पागल ने कोई चालाकी करके वो दवाई नहीं खाई होगी। खाने का नाटक तो किया होगा पर दवाई फेंक दी होगी। अगर दवाई खाली होती तो ये यहाँ पर नहीं होती, अपने बिस्तर पर सो रही होती। वंदना फिर बड़बड़ाती है, मैं सब कुछ बता दूंगी, मैंने सब कुछ देख लिया है। रजनी घबराते हुए खुद से कहती है, अब इस पागल का क्या करूं मैं? अगर इसने किसी को बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सबको इस तहखाने का पता चल जाएगा। वंदना फिर कहती है, मैं सबको बता दूंगी कि तू यहाँ पर क्या करती है। रजनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे जल्द से जल्द कुछ करना था। अगर वंदना शोर करना शुरू कर देती तो सारा खेल वहीं पर खत्म हो जाता और उसका भांडा फूट जाता। वंदना अपनी भवें ऊपर नीचे करते हुए कहती है, मैं अभी सबको बुला कर लाती हूँ, मैं सबको बता दूंगी कि तू सब पर पुतली टोना करती है। रजनी मन ही मन सोचती है, इस पागल को कैसे पता कि ये पुतली टोना है? कहीं ये पागल बस पागल होने का नाटक तो नहीं करती है? वंदना तहखाने से वापस जाने के लिए पीछे मुड़ने लग जाती है। रजनी घबराते हुए खुद से कहती है, मैं क्या करूं, ये पागल तो ऊपर जा रही है, अगर ऊपर जाकर इसने किसी को भी बता दिया तो मेरी खैर नहीं। रजनी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसका दिमाग चलता है। वो झट से नीचे झुकती है और वही लकड़ी का बॉक्स जो उसने अभी कुछ देर पहले संदूक के नीचे छुपाया था उसे बाहर निकालती है और अपनी पूरी ताकत के साथ वंदना के सिर पर दे मारती है। जैसे ही वो बॉक्स वंदना के सिर पर पड़ता है, वंदना अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ती है और धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। वंदना वहीं पर बेहोश हो जाती है। रजनी वंदना को देखते हुए कहती है, बड़ी आई थी सबको बताने वाली, मैं भी देखती हूँ कैसे तू सबको बताती है। सुबह तक तू किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहेगी। इस तरफ युग और यामिनी बड़े ही प्यार से अभी तक डांस कर रहे थे। दोनों की एक दूसरे से नजरें ही नहीं हट रही थी। युग यामिनी में खो गया था और यामिनी युग में। दोनों साथ साथ डांस ही कर रहे थे कि तभी यामिनी डांस करते करते रुक जाती है। यामिनी को यूं अचानक रुकता हुआ देखकर युग यामिनी से पूछता है, क्या हुआ यामिनी, तुम रुक क्यों गई? यामिनी लंबी लंबी सांसें भरते हुए कहती है, युग बाबू, अब डांस करते करते थक जाऊंगी तो रुकूंगी ही ना। युग बिचकते हुए कहता है, क्या कहा यामिनी, तुम थक गई, वो भी इतनी जल्दी? पर कल तो तुम नहीं थकी थी, उल्टा मैं थक गया था, आज इतनी जल्दी कैसे थक गई? यामिनी युग को समझाते हुए कहती है, युग बाबू, कल मैं मछली पकड़ने गई थी ना, और आज तो बहुत सारा काम करके आई हूँ और अभी जाकर भी काम करना है। युग हैरानी के साथ पूछता है, काम करना है? कैसा काम यामिनी? कम से कम आज के दिन तो काम मत करो। युग बाबू, ये काम करना बहुत जरूरी है, पहले आप ये बताइए कितने बज गए हैं? युग अपने मोबाइल में वक्त देखकर बताते हुए कहता है, 11 बजने वाले हैं यामिनी। यामिनी अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या कहा युग बाबू आपने, 11 बजने वाले हैं? यामिनी को यूं घबराते हुए देख युग भी घबरा जाता है और फटाक से पूछता है, क्या हुआ यामिनी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वो, युग बाबू, मेरे बाबा की दवाई का वक्त होने वाला है और उन्हें पता नहीं होता है कि कौन सी दवाई देनी है, मैं ही उन्हें दवाई देती हूँ। वो क्या है ना, आजकल मेरे बाबा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहती है। युग उदासी के साथ कहता है, अच्छा तो ये बात है। हाँ युग बाबू, मुझे अभी निकलना पड़ेगा वरना मुझे देर हो जाएगी। अगर उन्हें वक्त पर दवाई नहीं मिलती है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पर यामिनी, मुझे तो तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाना था। रुको, मैं अभी कायर को फोन करके यहीं पर बुला लेता हूँ, तुम मुझसे मिल लेना। यामिनी झट से मना करते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, रहने दीजिए, मुझे उनसे नहीं मिलना है। युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, पर क्यों यामिनी, तुम्हें मेरे दोस्तों से क्यों नहीं मिलना है? तुम पहले भी मना कर रही थी और अभी भी। आखिर मेरे दोस्तों से मिलने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? युग बाबू, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, बात पूरी होती नहीं है कि आप बीच में ही बोल पड़ते हैं। युग कुछ जवाब नहीं देता, बस अपना सिर नीचे झुका लेता है। यामिनी अपनी बात आगे जारी रखती है, युग बाबू, मैंने कब मना किया आपके दोस्तों से मिलने के लिए? मैं तो ये बोल रही हूँ कि मैं उन सबसे बाद में मिल लूंगी, अभी मुझे देर हो रही है, बाबा को दवाई देनी है। यामिनी अपने हाथ से डांस वाले घेरे के अंदर इशारा करते हुए कहती है, और वो देखिए, वो रहे कायर और बिंदु, कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। युग जिस ओर यामिनी ने इशारा किया था उस ओर देखने लग जाता है। यामिनी कायर और बिंदु को साथ में डांस करते हुए देखते हुए कहती है, दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये बात उनके डांस से ही झलक रही है। अब उन दोनों को डांस छोड़कर बुलाना ठीक नहीं रहेगा, उन्हें डांस करने दीजिए, मैं उनसे बाद में मिल लूंगी। युग हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है,
यामिनी, तुम्हें कैसे पता कि वो दोनों कायर और बिंदु हैं? मैंने तो तुम्हें उनसे पहले कभी नहीं मिलाया। और एक बात, तुम्हें कैसे पता कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? यामिनी सोचने लग जाती है कि वो युग के सवाल का क्या जवाब दे। यामिनी हिचकिचाते हुए कहती है, वो युग बाबू। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले युग उसे बीच में टोकते हुए बोलता है, वो क्या कर रही हो यामिनी? बोलो, तुम कायर और बिंदु को कैसे जानती हो? युग बाबू, उस रात आपने ही तो अपने मोबाइल में अपने सब दोस्तों की फोटो बताई थी और ये भी बताया था कि कायर बिंदु से बहुत प्यार करता है। प्यार तो बिंदु भी उससे उतना ही करती है, बस वो कभी कहती नहीं है। क्या युग बाबू, आप भी ना मुझे सब कुछ बता देते हैं और फिर कहते हैं मुझे कैसे पता चला? युग मन ही मन सोचने लग जाता है, उस रात मैंने यामिनी को क्या क्या बता दिया जिसके बारे में मुझे ही पता नहीं है। कहीं मैंने यामिनी को अपने सपने के बारे में भी तो नहीं बता दिया जिसमें मैं एक लड़की के साथ रहता हूँ और वो सब। युग ने इतना ही सोचा था कि तभी यामिनी उसे बीच में ही टोकते हुए कहती है, युग बाबू, आपको यहाँ पर जितनी देर खड़े रहने रहिए, पर मुझे जाने दीजिए, बाबा की दवाई का वक्त हो गया है, मैं पहले बहुत लेट हो चुकी हूँ। युग कहता है, ठीक है यामिनी, एक काम करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। युग बाबू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था ना कि बाबा को नहीं पता कि मैं आपसे मिलती हूँ। अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ यामिनी, पता है मुझे, मैं कब कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा, पर मैं तुम्हारे साथ रोंकामुचा घाट तक तो जा सकता हूँ ना। वहां से तुम अपने घर चले जाना और मैं अपनी ग्रेवयार्ड कोठी चले जाऊंगा। वैसे भी मैं बहुत थक गया, अब कोठी पहुंचकर सीधे सो जाऊंगा। यामिनी युग की बात से राजी होते हुए कहती है, ठीक है युग बाबू, चलिए आप भी मेरे साथ, पर बस हाँ, रोंकामुचा घाट तक। वहां पर पहुंचकर ये मत बोलना कि चलो तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तुम्हारे बाबा तो खटिया पर आराम कर रहे होंगे, उन्हें क्या पता चलने वाला है? आपको नहीं पता, मेरे बाबा की नजरें बहुत तेज हैं। युग हंसते हुए कहता है, हाँ ठीक है यामिनी, नहीं बोलूंगा, अब चले? यामिनी भी हंसते हुए जवाब देती है, हाँ चलिए युग बाबू। युग और यामिनी रोंकामुचा घाट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। युग को तो बस यामिनी के साथ जाने का बहाना चाहिए था और वो उसे मिल गया था। वो यामिनी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। उसे यामिनी की कंपनी पसंद आने लग गई थी। जिंदगी में कभी हमें भी किसी के साथ वक्त बिताने का मौका मिले तो बिता लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं, वो कब अलविदा कह दे कुछ कह नहीं सकते। धीरे धीरे युग शालिनी को भूलकर यामिनी का होने लग गया था। इस तरफ रजनी ने कर्ण पिशाचिनी साधना की सारी तैयारी कर ली थी। रजनी फर्श पर ही तहखाने के अंदर बैठी हुई थी तो उससे थोड़ी ही दूर पर वंदना बेहोश पड़ी हुई थी। रजनी अमोदिता के आने का इंतजार कर रही थी, पर वो अभी तक नहीं आई थी। रजनी गुस्सा करते हुए बड़बड़ाती है, ये नालायक लड़की कहाँ पर रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे ना वो पुतली बक्से में रखनी नहीं चाहिए थी, उसे यहाँ पर आने देना था, फिर उसकी पुतली को बॉक्स में रखना था। पता नहीं कहाँ मर गई ये नालायक, क्यों इतनी देर कर रही है? 12 बजने वाले हैं और मुझे 12 बजे से पहले कैसे भी करके ये साधना शुरू करनी है, तभी ये सफल हो पाएगी, वरना कोई मतलब नहीं निकलेगा। रजनी अमोदिता का इंतजार ही कर रही थी कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लग जाती है, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। कोई उसी की तरफ कदम बढ़ा रहा था। रजनी कदमों की आहट सुनते हुए कहती है, लगता है ये नालायक आ गई, अभी बताती हूँ इसे। रजनी ने एकदम सही अंदाजा लगाया था। तहखाने के अंदर और कोई नहीं बल्कि अमोदिता आई थी। जैसे ही रजनी अमोदिता को देखती है, अपने मन की सारी भड़ास उस पर निकालते हुए कहती है, आ गई नालायक लड़की, तो तुझे मना किया था ना मेले में जाने के लिए, फिर क्यों गई? अमोदिता हिचकिचाते हुए कहती है, वो माँ मैं क्या करती तुम ही बताओ, अब युग जी से वादा किया था मेला जाने का, तो वादा तो पूरा करना ही था ना। लोग तो प्यार में जान दे देते हैं, मैं तो बस मिलने गई थी। क्या कहा? जान दे देते हैं? रुक, अभी तेरी जान निकालती हूँ, कुछ ज्यादा ही प्यार का भूत सवार हो गया है तुझ पर। अमोदिता अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए कहती है, माँ तुम गुस्सा क्यों करती हो? तुमने ही तो बोला था युग जी को अपने प्यार में फंसा, वो जो बाले दे दे तो वही तो कर रही हूँ मैं। हाँ बोला था मैंने, पर ऐसा नहीं बोला था कि तू मेरा कहा ही ना माने। मैंने बोला था ना आज रात 9 बजे से कर्ण पिशाचिनी साधना की तैयारी करेंगे, पर फिर भी तू मेले चली गई, तेरे कारण देर हो गई मुझे। अमोदिता रजनी को समझाते हुए कहती है, माँ माना मैंने देर कर दी, पर अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब मैं नहीं तुम देर कर रही हो बेवजह अपना गला फाड़कर, ये जानते हुए भी कि अब कुछ नहीं होने वाला, देर तो हो चुकी है, हम कोई वक्त के पीछे थोड़ी जा सकते हैं। एक और बात, यदि तुम्हें देर हो रही थी तो तुम अकेले साधना कर लेती, मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं बाद में आकर तुमसे पूछ लेती कि कर्ण पिशाचिनी ने तुम्हें क्या बताया। रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, अरे नालायक लड़की, मुझे पता नहीं था कि तू इतनी ढोर है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तू मेरी बेटी है भी कि नहीं। तुझे पता है ना मैं
तुझे सौदाइन बना रही हूँ, उसके लिए अलग अलग टोने टोटके करवा रही हूँ, तो फिर अकेले कैसे कर लेती? वैसे भी ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, तेरे लिए ही कर रही हूँ, तेरी भलाई के लिए, ताकि तेरी युग से जल्द शादी हो जाए। अमोदिता लाड में कहती है, माँ अगर आपको इतना ही प्यार है तो आपने मेरा हाथ क्यों मरोड़ा था? आपको पता है कितना दर्द हो रहा था मुझे? कोई माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा करती है क्या भला? रजनी कुछ जवाब नहीं देती है। उसकी आंखें बता रही थी कि उसे भी अपने किए पर पछतावा था। अमोदिता इसी चीज का फायदा उठाते हुए बड़ी ही चालाकी भरी निगाहों से रजनी से पूछती है, वैसे माँ एक बात बताओगी, तुमने मेरे ऊपर कौन सा टोना किया था और कैसे किया था? मुझे तो लग रहा था मेरा सीधा हाथ ही नहीं होगा, पर जैसे मैंने तुमसे उसे सीधा करने को बोला वो झट से सीधा हो गया। ऐसा कैसे हुआ माँ, बताओ मुझे भी। रजनी बात को छुपाते हुए कहती है, वो सब मैं तुझे बाद में बता दूंगी, पहले जिसके लिए बुलाया था वो काम करते हैं। आप बैठ मेरे साथ, कर्ण पिशाचनी साधना शुरू करते हैं। अमोदिता उदासी के साथ कहती है, हाँ चलो, मुझे पता है तुम मुझे नहीं बताने वाली कि तुमने मेरे ऊपर क्या किया था। इतना कहकर अमोदिता ने अपने 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसकी नजर फर्श पर बेहोश पड़ी वंदना पर पड़ती है। वंदना की ऐसी हालत देखकर अमोदिता के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमोदिता झट से वंदना के पास जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, वंदना भाभी उठिए, ये क्या हो गया आपको? उठिए वंदना भाभी। अमोदिता घबराहट के साथ रजनी की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, माँ ये वंदना भाभी को क्या हुआ? तुमने इनके साथ क्या कर दिया? रजनी मुंह बनाते हुए कहती है, डर मत, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो बस बेहोश है और कुछ नहीं। पर माँ वंदना भाभी इस तहखाने में कैसे आई? वो बेहोश कैसे हुई? ये सब लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी, अभी वक्त की कमी है मेरे पास। बस इतना समझ ले कि ये वंदना मेरे रास्ते में आ रही थी और मैं अपने रास्ते में आने वालों को नहीं छोड़ती हूँ। रजनी ने ये बात बोली ही थी कि तभी उसे याद आता है कि वंदना ने एक बार बोला था कि वंदना के पति विराट की मौत के पीछे रजनी का हाथ था। अमोदिता के कानों में ये बात बार बार गूंजने लग जाती है। अमोदिता रजनी पर शक करते हुए पूछती है, विराट भैया भी तुम्हारे रास्ते में आ रहे थे क्या माँ? इसका मतलब विराट भैया को भी तुमने ही मारा था और इसका इल्जाम यक्षिणी पर लगा दिया था? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।